जो लोग औरतों को नीचा समझते हैं, जो औरतों को वो ये समझते हैं कि ये तो हमारी पैर की जूती हैं, क्या उनके लिए ये यूसीसी कानून जो है वो तमाचा के तौर पे काम करेगा? बिल्कुल करेगा। और वो खास तौर से इसलिए भी करेगा क्योंकि अब समय आ गया है जब आप अपनी बुद्धि भ्रष्ट करके आप एक तरीके से आपने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और आपने सोच लिया है कि नहीं भाई मैं ही मैं हूँ, मेरी बीवी का काम है कि वो मुझे खाना पका के दे, मेरे बच्चों को पाले पोसे, बच्चे पैदा करे पाले पोसे और उसके बाद घर को देखे और उसके बाद जब मैं वापस आऊँ तो मेरी गालियाँ भी सुने, मेरे घर वालों की बातें भी सुने। हालांकि कुरान शरीफ में महिलाओं का दर्जा हमेशा से अव्वल नंबर पे रहा है, ऊंचे दर्जे पे रहा है। कभी भी कहीं पर भी कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा है कि महिलाएं दूसरे दर्जे की सेकंड क्लास सिटीजन्स है समाज की, या दूसरे दर्जे की महिलाएं जो समानता नहीं है महिलाओं में पुरुषों के साथ में, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और फिर जो मैं रील मतलब देख रही थी, तो एक रील में एक मौलवी साहब थे, उनको बहुत तमाम लोग, लाखों लोग उनको सुन रहे थे, कह रहे थे कि औरत का काम है घर में रहना, घर में ये करना, पति अगर दूसरी बीवी लेकर के आता है तो वो सवाल नहीं उठा सकती। तो उन मौलाना मौलवियों को क्या जवाब आपका होगा? शायद वो शायद भूल गए कि हमारी जो हज़रत खदीजा है, उनकी जब शादी हुई थी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से, पहली बात वो बिजनेस वूमन थी, वो अपने फादर का बिजनेस संभालती थी। द फर्स्ट वुमन ऑफ इस्लाम जो अपने फादर का बिजनेस संभालती थी, तो क्या उनके वालिद खराब थे, या उनके वालिद की सोच खराब थी, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की सोच खराब थी जो उन्होंने ऐसी महिला के साथ शादी करी जो कि व्यापार करती थी, जो कि अपने पैरों पे खड़ी थी, जो कि उनसे उम्र में बड़ी थी और वो बेवा थी? भाई कहाँ गए ये मुल्ला और मौलवी? कहाँ से, किसने उनको वो हक दिया है कि वो आए और वो दर्जा बताएं कि महिलाओं का क्या दर्जा है? क्या आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी? ओ यस, आपने पढ़ी ज़रूर, पर आपने समझा नहीं, और समझकर आपने हमारे बच्चों को समझाया नहीं। क्यों आज भी आप लोग विरोध करते हैं जब हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग सामने आते हैं और कहते हैं आप कुरान शरीफ पढ़िए, समझिए और तर्जुमे के साथ समझिए, आप उस भाषा में पढ़िए जिस भाषा को आप समझते हैं और समझा सकते हैं। आप अगर असम में रहते हैं, आप असमीज़ भाषा की पढ़िए कुरान शरीफ, बच्चों को पढ़वाइए। विरोध करते हैं मौलाना? क्यों नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी आपने तो अरबी में पढ़ना है। कारण क्या है? देखिए, कुरान शरीफ अरबी भाषा में उतारी गई, पर हमारे देश में आज अरबी भाषा सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। हमारे देश में तो ऐसा हाल है कि जहाँ पे हर 70-80 किलोमीटर में बोली बदली जाती है, तो हर प्रदेश का अपना एक सिस्टम होता है, एक अपनी भाषा है। असम चले जाइए, बंगाल चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, नीचे चले जाइए, अपनी एक भाषा है। तो क्या ये संभव नहीं हो सकता, और क्या ये मुनासिब भी नहीं है कि आप कुरान शरीफ पढ़िए ज़रूर, समझिए भी, अपनी भाषा में समझिए, ताकि आप एक अच्छे दीनी मुसलमान बन के, दुनियावी मुसलमान बन के दिखाइएगा। आप उसको जब तक समझेंगे नहीं, आप जब तक कुरान शरीफ को एक इतने ऊंचे दर्जे पे रख लेते हैं, आप देखिएगा, आप यहाँ घरों में चले जाइए, कुरान शरीफ तब नीचे उतारी जाती है जब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा होता है और जब एक होश सी, एक धोस सी चढ़ी होती है कि हमने 2 कुरान ख़त्म कर दिए। आपने 2 कुरान ख़त्म करे पढ़ के, तो क्या आप वो बात को समझे? क्या आपने, देखिए ज़्यादातर यही होता है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आप तो अपने काम काज में बिजी होते हैं। मौलानाओं का जो अपना सिस्टम होता है, वो 1 घंटे के लिए आते हैं आपके घरों में, आप उनको महीने का आप हर्जाना देते हैं, आप अपने बच्चों को बिठा देते हैं मौलानाओं के साथ में, वो आपके बच्चों को अरबी भाषा में पढ़ा रहे होते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? कुरान शरीफ। क्या वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं? नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो अरबी में पढ़ा रहे हैं और अरबी आपकी खुद की भाषा नहीं है, तो आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि क्या वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या वो इंटरप्रिटेशन सही बता रहे हैं। क्या होता आ रहा है हमारे मदरसाओं में? यही होता आ रहा है ना कि बच्चे जाते हैं, कुरान शरीफ याद करते हैं, बाय हार्ट याद करते हैं, पर जो दुनियावी तालीम होती है वो हमारी छूट जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मदरसाओं से जो बच्चे निकले हुए होते हैं, वो या तो कारपेंटर बने हुए होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रिशियन बने होते हैं, या तो वो केबल का काम करने वाले होते हैं। क्यों आप उन्हें दुनियावी तालीम साथ में नहीं दे रहे हैं?
क्यों आप उनको सही तरीका नहीं बता रहे हैं कि कुरान में क्या सही लिखा है और क्या गलत रखा है? अगर आपने ये सारे काम पहले शुरू कर दिया होता तो क्यों ट्रिपल तलाक के हमारे केसेस आ रहे होते? क्यों एक मुहिम चलानी होती ट्रिपल तलाक के लिए? क्यों हलाला जैसे विषय सामने आ जाते हैं? क्यों लोग दूसरी तीसरी चौथी शादियां अपने आप कर लेते हैं? माइंड यू, क्यों शादियां कर लेते हैं और क्यों ऐसे बिना पढ़ी लिखी औरतों के ऊपर उत्पीड़न होता है? ये उत्पीड़न वहीं होता है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की कमी होती है, अभाव होता है, जहाँ इलिटरेसी हाई होता है, जहाँ आपने शुरू करा कि हाँ आप आइए बैठिए, आप जमात में बैठिए, कोई एक ऐसा इंसान जो जमात में बिठाए और आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज समझा दे। धर्म ने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया है ना। और शालिनी जी की जब मैं घर आई तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शालिनी जी, मेरा हाथ बिल्कुल पाक साफ है, अगर मैं आपके उसमें, क्योंकि जब आप ऊपर से उतारे थे तो जो आपने ये पूछा था, तो ये इनके घर में मतलब मैंने कुरान देखा और ये मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। ये क्या, ये सीधी मैंने पकड़ी है ऐसे? हाँ, इनके घर में ये अरबी भाषा वाली भी कुरान है जो इनको शायद समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से ये अंग्रेजी भाषा वाली भी कुरान इनके घर में है। और फिर इसको समझ करके ये, क्योंकि ये समझना चाहती हैं कि भाई असली मतलब क्या है कुरान में और हमारे कुरान में, हमारे मज़हब में क्या लिखा गया है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो भटकना नहीं चाहती हैं, तो इसलिए ये इंग्लिश में कुरान पढ़ती हैं क्योंकि इनको वो समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं मैं जब दूसरे मुसलमानों से बात करती हूँ, अभी मैं चांदनी चौक गई थी बल्ली महारान, तो मैं वहाँ पे जब मुसलमानों से बात कर रही थी, कोई पान की दुकान लगा रहा था, कोई चाय की दुकान, जब मैंने उनसे बात किया, जी यूसीसी आ रहा है, ठीक है, सबके लिए, आप सबके लिए एक कानून होगा, तो बोला नहीं जी, हम तो अपना शरिया मानेंगे, हमारे इस कुरान की जो है वो बेइज्जती है ये यूसीसी कानून। तो आप इस पर उन लोगों को क्या समझाना चाहती हैं या फिर क्या आप उनको बोलना चाहती हैं? ये मैं आपकी तरफ से। जब इतने सालों से हम मुसलमानों ने इस बात को आगे लेकर बढ़े कि हमारे लिए इस देश में जगह नहीं है, हालांकि इस देश ने हम सबको बहुत कुछ दिया, हमारे बच्चे यहाँ आगे बढ़े हैं, पले हैं, पढ़े हैं, इस देश के एक अच्छे नागरिक के तौर पे आगे बढ़े हैं। जब ये देश हमें एक ऐसा कानून लाकर दे रहा है जहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी बात गलत नहीं हो सकती है, तो इस कानून में क्या गलत हो सकता है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। मानिएगा 4 दोस्त एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, चारों दोस्त जो हैं गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और चारों अलग अलग धर्म के हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, एक बात आती है जिसको पसंद नहीं है, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं एक बहुत गलत उदाहरण आपको दे रही हूँ, बट सपोज करिए एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो न्याय लेने के लिए उन बच्चों के या उन लोगों के जो परिवार हैं वो न्यायाधीश के पास पहुँचते हैं, न्यायालय पहुँचते हैं, तो वहाँ पे वो फैसला किसके धर्म के हिसाब से होगा? वहाँ तो 4 लोग थे और चारों के अलग अलग धर्म थे, तो क्या ये सही होगा कि वो एक धर्म को अपनाते हुए उस धर्म के कानून को आगे लागू करते हुए बाकी तीनों का भी वही फैसला करे? या फिर ये एक उदाहरण होना चाहिए कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि इस देश के सारे नागरिक एक हैं, इस देश की शक्ति एक है और वही एक कानून है जो लागू होना चाहिए। क्यों यूसीसी का आप एक बखेड़ा इस देश में खड़ा कर रहे हैं? हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, जो यूएस में रह रहे हैं, जो ऐसे ऐसे देशों में रह रहे हैं जहाँ पे यूसीसी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ही चल रहा है। वहाँ पे तो कभी किसी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ क्या हो गया? क्या वो एक कम मुसलमान है जो उन्होंने वहाँ आवाज़ नहीं उठाई, या वो एक सोच रखने वाला मुसलमान है कि जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश का कानून ही मेरे लिए सर्वोच्च कानून है, हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। वो कहते हैं हम शादियां नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ लिखा है 4 शादियां, और अगर यूसीसी आ गया तो हम 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम विरोध करें। मतलब वो और महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक मुंह तोड़ जवाब है कि शादियां करने के लिए आपको अब अपने अंदर झांकना पड़ेगा, कुरान शरीफ उठा के पढ़ना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए कि सरकार क्या, कानून क्या,
आप कोई भी गलत काम करेंगे आपको मुंह दिखाना तो ऊपर वाले को ही। अब वो ऊपर वाला अल्लाह है या भगवान है वो आप खुद चूज कर लीजिए, पर कानून तो एक ही रहेगा। क्योंकि शादियां करके आप अगर महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करेंगे तो आप उसके साथ में इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि समाज के अंदर जो आप डिस्पैरिटी ला रहे हैं और समाज के अंदर जो आप चयन कर रहे हैं, जैसा आप करेंगे आपकी आने वाली पीढ़ियां भी बिल्कुल वैसा ही करेंगी। तो क्या महिलाओं का समर्थन खूब मिल रहा है? जैसे आप महिलाओं से मिलती होंगी, मुस्लिम महिलाओं से, तो क्या बोलती हैं वो? महिलाएं तो शुरू से ही समर्थन में थी, क्योंकि यूसीसी की महिलाएं शुरू से समर्थन में थी। भाई आप देखिएगा कि इसी देश का कानून था जिसने उनको ट्रिपल तलाक जैसे एक उत्पीड़न से बचा दिया। इसी देश का कानून है कि जो इनहेरिटेंस की जो कानून ले आएगा या अडॉप्शन का जो कानून ले आएगा, ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए कितना आसान हो जाएगा। आप सोचिए उस औरत का क्या दर्द होता है जो एक बच्चा नहीं पैदा कर पाती है और उसके ससुराल वाले जो होते हैं उसके पति की एक और शादी करा देते हैं। उसके बाद दूसरी लड़की भी जब आती है उसका भी बच्चा नहीं हो पाता है तो वो तीसरी से शादी करवा देते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मेडिकल टर्म्स में देख लें कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, हम उस तरीके से कर दें। आप ये देखिए लड़ाई तो बहुत शुरू से होती आई है, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब जैसे, देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को पता चली हैं, अपनी बहनों से ही पता चली हैं, जहाँ उन्हें पता है कि हाँ वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, उनके शौहर में कमी है, पर शादी करवा दी गई फिर से। जो दूसरी लड़की आई उसके साथ भी कोई कमी नहीं थी, पर फिर से शादी कराई गई। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां पढ़े, लड़कियां आगे बढ़े, क्योंकि लड़कियों को ये हक, महिलाओं को ये हक ऊपर वाले ने दिया है कि वो ही समाज का निर्माण करें। और आज अगर महिलाएं आगे बाहर निकल के इसका समर्थन कर रही हैं तो आप सोच लीजिए कि उनके अंदर कितनी शक्ति आ गई है, उनके अंदर कितनी खुशी की लहर आ गई है कि हाँ अब आप कुछ गलत करके देखिएगा। वरना जैसे बाहर देश में महिलाएं हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो सक्षम हैं, जो हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, अब हमारे देश में भी यही रहेगा। जो रूढ़िवादी सोच है वो पीछे हटेगी, जो आगे आने वाली महिलाएं वो आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, अपने कौम की, अपने परिवार की, अपने देश का नाम आगे रोशन करेंगे। एक मैं और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, और भी जो इस्लामिक देश हैं जो अच्छा मतलब अपनी इकोनॉमी में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मतलब उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो क्या वहाँ पे शरिया कानून चलता है क्या? जी, जिन देशों में शरिया कानून लागू है वहाँ पे शरिया कानून ही लागू होता है। वहाँ पे देखिए वो जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल शरीयत लॉ जो है वो कुरान शरीफ में जो कुछ लिखा हुआ होता है और जिस हिसाब से लिखा होता है वो वहीं पे होता है। माइंड यू, मैं वहीं पे आपको बोल दूं कि वो शरीयत लॉ का पालन करते हैं। शरीयत लॉ में कहीं पर भी महिलाओं का उत्पीड़न नहीं लिखा। शरीयत लॉ में कहीं पर भी महिलाओं के साथ दुरुपयोग करना या महिलाओं की भावनाओं के साथ खेल कूद करना नहीं लिखा है। अगर आप 2 शादियों की बात कर रहे हैं तो शरीयत लॉ में लिखा हुआ है कि आप करिए ज़रूर दूसरी शादी, पर आपके ऊपर शर्त ये है कि आप दोनों को बराबर हिस्सा, बराबर तरीके से आप दोनों की देख रेख कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपने दूसरी शादी कर दी तो पहली को आपने छोड़ दिया, हटा दिया, उसको गांव के किसी कोने में छोड़ दिया और दूसरी महिला के साथ आप यहाँ पे रह रहे हैं। अगर एक मर्द होने का आप फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं और दोनों बीवियों के साथ आप बराबर का प्यार, दोनों बीवियों के साथ आप बराबर की हैसियत रख सकते हैं तो आप करिएगा। और आप देख लीजिएगा क्या ऐसे केसेस आपको बाहर उन देशों में नज़र आते हैं जहाँ शरीयत लॉ है? क्या आपको उन देशों में कहीं पर भी तलाक जैसे मुद्दों के ऊपर लड़ाई झगड़ा आपको होते हुए नज़र आता है? नहीं आता है ना, क्योंकि वो वैसे देश हैं जहाँ पे शरीयत लॉ शुरू से लागू हुआ है, जहाँ पे वो कुरान शरीफ की इंटरप्रिटेशन एज कुरान शरीफ इंटरप्रिटेशन, कोई मतलब उलट पुलट नहीं, उलट पुलट नहीं। वहाँ ओएसी जैसे लोग नहीं बसते हैं ना, ओएसी और ये मुल्ला मौलवी यहाँ पे बसे हुए हैं। अच्छा, कि जैसे ये कानून ला करके क्या अपने वोट बैंक में उनके ज़्यादा बढ़ोतरी होगी क्या बीजेपी के? क्योंकि महिला वोटर्स जो होंगी तो वो, अगर आपकी मैं बात मानूं तो महिला वोटर्स में तो वृद्धि कहीं ना कहीं होने वाली है, तो 24 में बीजेपी को एक भरपूर फायदा यूसीसी की वजह से होने वाला है। तो महिला वोटर्स तो पहले ही बढ़ चुकी हैं बीजेपी की ओर। आप देखिएगा जो इतनी सारी हमने निकाली हैं पॉलिसीज, नीतियाँ निकली हुई हैं, क्यों किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि भाई उज्ज्वला
योजना होनी चाहिए। क्यों किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि हाँ जी महिलाओं के लिए शौचालय बनना चाहिए? क्यों किसी सरकार ने राशन कार्ड में महिला को प्रमुख के तौर पे क्यों नहीं लेकर आए थे? आज अगर राशन लेने जाती हैं महिलाएं तो वो महिलाएं जा सकती है राशन लेने के लिए। महिलाओं का अंगूठा चलता है, पुरुष का नहीं चलता है। तो महिलाओं के तो वोट बैंक पहले से ही है। हमने पिछले बार के इलेक्शन में देख लिया था, जहाँ 4% की वोटिंग वैल्यू थी, यूपी में आप देख लीजिएगा, जहाँ 4% की वोटिंग वैल्यू थी वहाँ 8% की वोटिंग वैल्यू हुई, और वो भी महिलाओं की हुई। जहाँ अब आप देखिएगा जितने से जितना बढ़ सकता है बिल्कुल बढ़ेगा, डबल ट्रिपल उससे आगे बढ़ जाएगा। महिलाएं अपनी आप को अगर सुरक्षित मानती हैं तो वो इस सरकार में आने के बाद मानी थी। मानते या नहीं मानते? यूपी जैसे क्षेत्र में जहाँ पे महिलाओं के उठाया जा रहा था, गलत काम किया जा रहा था, आज यूपी जैसे शहरों में आप खुद उठाकर देख लीजिए, आप रिपोर्टर हैं, प्रेस है, घूमती हैं, परसेंटेज देख लीजिए लड़कियों के पढ़ने की कितनी बढ़ गई हैं। ये क्षमता कहाँ से आई, क्यों आई? देखिए रोंगटे खड़े हो गए मेरे ये कहते हुए, सोचते हुए कि देखिए कितनी शक्ति आई है कि महिलाएं अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं आगे। हिजाब का मुद्दा उठा, कुछ हुआ, उससे कोई फर्क पड़ा? किसी लड़की ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था? मुद्दा ही तो बनाया गया था ना, हिजाब मुद्दा नहीं था, उसका मुद्दा बनाया गया, भटकाने के लिए बनाया गया। लड़कियों ने तो पढ़ना नहीं बंद किया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आज और पिछले साल की आप परसेंटेज आप बढ़ाकर देख लीजिए, आपको दिखेगा सीबीएसई के रिजल्ट्स में बढ़ोतरी, नॉर्मल एजुकेशन में लड़कियों की जो एडमिशन है उसमें बढ़ोतरी, फीमेल परसेंटेज ऑफ वोटिंग उसमें बढ़ोतरी, और साथ ही साथ में जितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर में कारखाने लगा दिए, अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अपने घर वालों का उत्थान करना शुरू कर दिया, उसमें इंक्रीमेंट। तो ये तो लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ता जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा शालिनी जी आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ मैं बस ये आखिरी अनुरोध आप लोगों से करना चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है कहीं ना कहीं समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो यूसीसी कानून लाया जा रहा है, एक ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब अगर आज़ादी के बाद अगर इस कानून को लाया जाता तो अब 2% यहाँ पे मुसलमान थे, और अगर आज हम बात करें तो संख्या जो है वो 28% तक हो चुकी है। तो कितना मुश्किल रहेगा ये मुसलमानों के पास जाके उनको अप्रोच करना, उनको ये चीज़ समझाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, अगर ये कानून आता है तो विरोध भी कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे हाथ पे देखें तो शालिनी जी जैसी मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो इसका पुरजोर तरीके से यूसीसी का खुली आवाज़ में और बुलंद आवाज़ में जो है वो समर्थन भी कर रही हैं। तो आगे आने वाले वक्त में देखते हैं कि यूसीसी जो है कौन सी करवट कैसे लेता है। इसी के साथ धन्यवाद।